Next concept is cost reduction. Now it is very simple concept. नाम से ही समझ में आ रहा है कॉस्ट रिडक्शन का मतलब क्या होता है. महेंद्र, एनोटेशन कर दिया आपने, रिमूव करो उसको. ओके. सी, कॉस्ट रिडक्शन मीन्स ऐसे सिस्टम्स प्रोसीजर्स बनाना, मेथड्स बनाना जिसमें हमारी कॉस्ट को रिड्यूस करने की एक्टिविटीज ज़्यादा हों. मतलब हमारी कंपनी वो प्रोसेस को चलाए जिसमें हमारी कंपनी का कॉस्ट रिडक्शन हो जाए और प्रॉफिट्स इंक्रीज हो जाए. उसे कहते हैं. सत्यम, अभी आपका एनोटेशन हो रहा है, मैंने डिसेबल किया है फिर भी कैसे कर रहे हो आप? प्लीज स्क्रीन पे कुछ मत करो, एनोटेशन हो रहा है आपकी तरफ से. डिसेबल किया है फिर भी कैसे हो रहा है? आई डोंट अंडरस्टैंड. चलो आगे देखो. एवरी डिसीजन इन अ प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस अफेक्ट कॉस्ट. जब भी आप कोई प्रोडक्ट की डेवलपमेंट करना चाहते हैं, मतलब आपका कोई पिछला कोई प्रोडक्ट है जो अभी मार्केट में इतना अच्छे से नहीं चल रहा है, अगर आप उसको इम्प्रूव करना चाहते हैं, मतलब ज़्यादा चाहते हैं कि लोग मेरा प्रोडक्ट खरीदें, तो आप क्या करते हो? उसमें क्वालिटी इम्प्रूव करते हो, उसका कलर, साइज, शेप, एवरीथिंग यू वांट टू इम्प्रूव. तो जब हम प्रोडक्ट की डेवलपमेंट करने के प्रोसेस में जाते हैं ना, तो ये ज़रूर होता है कि हमारी कॉस्ट ना बढ़ने लगती है, कॉस्ट पे इफेक्ट होता है उसका. तो कॉस्ट रिडक्शन का प्रोसेस क्या होता है? कॉस्ट रिडक्शन इज अ प्रोसेस यूज्ड बाय कंपनीज इन ऑर्डर टू रिड्यूस देयर कॉस्ट एंड देयर बाय इंक्रीज देयर प्रॉफिट्स. मतलब आप बेशक अपनी क्वालिटी बढ़ाएं, पर इतनी भी ज़्यादा खर्चा ना करें प्रोडक्ट की क्वालिटी पे कि आपका प्रोडक्ट आउट ऑफ द बजट हो जाए, मतलब पॉकेट से बाहर हो जाए. पॉकेट का मतलब क्या होता है? कस्टमर्स का जो बाइंग बाइंग कैपेसिटी होता है ना, उसे कस्टमर्स पॉकेट बोलते हैं. वो कस्टमर के पॉकेट से बाहर नहीं जाना चाहिए, मतलब कस्टमर उसको बजट खरीदने के, रहना चाहिए. हाँ, खरीदने के बजट में होना चाहिए वो. तो उस प्रोसेस को बोलते हैं कॉस्ट रिडक्शन. उस प्रोसेस में हम क्या देखते हैं कि मुझे मेरे प्रोडक्ट के ऊपर कितना इम्प्रूवमेंट लाना चाहिए. उतना इम्प्रूवमेंट लाना चाहिए जिसमें लोगों के बजट में भी प्रोडक्ट आ जाए और उनके हेल्थ पे भी इल इफेक्ट्स ना करे, मतलब वो सेटिस्फाइड रहे मेरे प्रोडक्ट से. डिपेंडिंग ऑन कंपनी सर्विसेज और प्रोडक्ट, द स्ट्रेटजीज ऑफ कॉस्ट रिडक्शन कैन वेरी. अलग अलग कंपनी अलग अलग कॉस्ट रिडक्शन प्रोसेसेस, स्ट्रेटजीज, प्रोसीजर्स यूज करती है. दैट डिपेंड्स ऑन कंपनी टू कंपनी. ये तो नाम से ही समझ में आ गया कॉस्ट रिडक्शन क्या होता है. अब है ना, आपको ये भी पता होना चाहिए, कॉस्ट है ना अलग अलग टाइप्स की होती है. देखो यहाँ पे लिखा हुआ है गुड कॉस्ट एंड बैड कॉस्ट. अभी गुड कॉस्ट क्या होता है? गुड कॉस्ट का मतलब होता है जिसमें आपने खर्चा किया, प्रोडक्ट के ऊपर आपने खर्चा किया, और वो खर्चा करने से प्रोडक्ट इम्प्रूव हुआ और कस्टमर खुश हो गया और मार्केट में आपका प्रोडक्ट चल पड़ा. और बैड कॉस्ट क्या होता है? आपने आपने जो प्रोडक्ट के ऊपर खर्चा किया और बिल्कुल यूजलेस खर्चा, उससे ना कुछ मार्केट पे इम्पैक्ट पड़ा, ना कस्टमर खुश हुआ, ना आपका कस्टमर का बजट का प्रॉब्लम, मतलब बजट भी बढ़ गया. तो ये सारे नॉन एसेंशियल एरियाज होते हैं. आप मतलब ऐसी ऐसी एरिया में इन्वेस्ट कर रहे हो जिसमें कुछ भी उसका प्रोडक्टिव यूज नहीं हो रहा, उसे कहते हैं बैड कॉस्ट. ठीक है. सो गुड कॉस्ट क्या होता है? जो जो कस्टमर को आपकी कंपनी से क्लोज लेकर आए. और बैड कॉस्ट में क्या होता है? कस्टमर आपसे दूर चले जाते हैं. सो दैट इज अ डिफरेंशिएशन बिटवीन गुड कॉस्ट एंड बैड कॉस्ट. ओके. ये स्ट्रैटेजीज आपको स्टेप्स, ज़्यादा इसको ध्यान नहीं देना है, स्टेप्स आपके लिए काम के नहीं है, आपको कॉन्सेप्ट पढ़ना है. कॉन्सेप्ट क्या था हमारा? कॉस्ट रिडक्शन. एंड नाउ नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज सप्लाई कॉस्ट एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट. अभी देखो, अभी अभी हमने पढ़ा कॉस्ट क्या होता है. कॉस्ट का मतलब क्या होता है? एक्सपेंस. एक्सपेंस. कॉस्ट एक्सपेंस. सो यहाँ पर कौन से एक्सपेंसेस की बात कर रहे हैं? सप्लाई एक्सपेंसेस. सप्लाई कॉस्ट मीन्स सप्लाई एक्सपेंसेस. अब ये जो मैं सप्लाई एक्सपेंसेस की बात कर रही हूँ ना, इसके ऊपर है ना, मतलब स्टडी की गई है कि अगर आप
आपके आपके प्रोडक्ट के ऊपर सप्लाई एक्सपेंसेस बढ़ गए और डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस बढ़ गए ना, तो आपका प्रोडक्ट मतलब बहुत डाउन चला जाता है, क्योंकि इसकी वजह से ना बहुत खर्चे बढ़ जाते हैं। देखो, सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट प्राइमरीली कंसिस्ट ऑफ वेयर हाउसिंग। अब सप्लाई कॉस्ट और डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट का मतलब ये होता है जब हम सेलिंग गुड्स को सेल करते हैं ना, उसके लिए खर्चा करते हैं। अब गुड्स को सेल करना है तो गुड्स को पहले मैन्युफैक्चर करना पड़ेगा, ठीक है, मैन्युफैक्चर करके उसको स्टोर करके रखना पड़ेगा। कहाँ स्टोर करते हैं गुड्स को मैन्युफैक्चर करके? warehouse। वेयर हाउस, वेरी गुड। तो वेयर हाउस का इलेक्ट्रिसिटी बिल, देखो फैक्ट्री का तो हो ही रहा है, वेयर हाउस का अलग से खर्चा हो रहा है। वेयर हाउस के बाहर आपको वॉच कीपर रखना पड़ेगा, कोई संभाल के रखे मेरे वेयर हाउस को, ध्यान रखे चोरी ना हो जाए, उस वॉच कीपर को सैलरी देनी पड़ेगी। फिर वेयर हाउस का इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा अलग, वेयर हाउस का रेंट अलग होता है, ठीक है। मतलब आप मैम आवाज कटा था बीच में। अब भी कट हो रही है क्या? नो। अभी ठीक है? यस। हाँ, तो सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट में प्राइमरीली दो खर्चे बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जिन पे आपको बहुत अच्छे से नजर रखनी है कि वो खर्चे ना बढ़े। पहला खर्चा होता है वेयर हाउसिंग, दूसरा खर्चा होता है ट्रांसपोर्ट। तो वेयर हाउसिंग का मतलब मैंने आपको बताया, वेयर हाउसिंग मतलब जहाँ पर आप गुड्स को स्टोर करते हो, फिनिश गुड्स को बेचने से पहले जब हम गुड्स को स्टोर करके रखते हैं ना, तो वो वेयर हाउस में करते हैं। अब वेयर हाउस में वॉच कीपर है, वॉच कीपर को सैलरी देना एक एक खर्चा, वेयर हाउस की इलेक्ट्रिसिटी बिल दूसरा खर्चा, वेयर हाउस का रेंट भरना तीसरा खर्चा, वेयर हाउस को मेंटेन करके रखना उसका खर्चा। मतलब आप देख रहे हो वेयर हाउसिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन पे कितने खर्चे होते हैं। तो ये है ना, हमारे टोटल एक्सपेंडिचर्स बढ़ा देते हैं, हमारा जो ओवरऑल खर्चा होता है ना, ये खर्चा बढ़ा देते हैं। सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट हम उसकी बात कर रहे हैं। अब इसमें भी दो होते हैं, इसमें भी ना दो होते हैं, देखो, एक नेट डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट होता है, एक सप्लीमेंट्री डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट होता है। नेट मतलब काट साट के, जो भी आपके खर्चे थे ना वो काटो। सेल्समैन को सैलरी दिया, एजेंट को कमीशन दिया, एडवर्टाइजमेंट का खर्चा उठाया, और वेयर हाउसिंग का रेंट भरा, ट्रांसपोर्टेशन के लिए पेट्रोल डीजल जो भी चाहिए था, गाड़ी गाड़ी का डेप्रिसिएशन, व्हीकल डेप्रिसिएशन, ये सब काट साट के आपका जो नेट डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट आता है ना, वो हमारी कॉस्ट में ऐड हो जाते हैं। वो चेक करना पड़ता है हमारा नेट खर्चा कितना है, नेट डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस बोलते हैं उसे। और एक होता है सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री का मतलब होता है साथ साथ। अभी जैसे देखो, हम सप्लीमेंट्री का मतलब होता है एक साथ। अब सप्लीमेंट्री प्रोडक्ट्स होते हैं, सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री आपने पढ़ा होगा। तो सप्लीमेंट्री प्रोडक्ट्स कौन से होते हैं? सप्लीमेंट्स, जो उसको आगे काम आएगा, ठीक है। ये प्रोडक्ट आपने यूज किया, अब आपने शैम्पू लिया उसके साथ कंडीशनर, सो इसे सप्लीमेंट्री प्रोडक्ट, मतलब इसके साथ आप ये भी यूज करें, ठीक है। तो सप्लीमेंट्री डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट आर प्रोडक्टिव इन नेचर, ये थोड़े प्रोडक्टिव होते हैं, क्यों? क्योंकि जो इसके बाद वाला जो खर्चा होता है ना, वो करना ही पड़ता है आपको, नहीं तो आपकी डिस्ट्रीब्यूशन होगी ही नहीं, नहीं तो आपका प्रोडक्ट एक जगह से दूसरी जगह तक जाएगा कैसे? अब आपके पास व्हीकल तो है लेकिन ड्राइवर नहीं है, तो व्हीकल का खर्चा अलग होता है, ड्राइवर का खर्चा अलग होता है, लेकिन है तो दोनों सप्लीमेंट्री ना। यस। हाँ, तो देखो, ड्राइवर नहीं होगा तो व्हीकल का कोई यूज नहीं है। व्हीकल है, गुड्स पड़े हैं, ट्रांसपोर्ट के लिए सब कुछ आपके पास फैसिलिटीज हैं, लेकिन ड्राइवर नहीं है। सो दिस इज द मेन एग्जांपल व्हिच आई कैन गिव यू टू एक्सप्लेन सप्लीमेंट्री डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। हाँ, ये प्रोडक्टिव कॉस्ट होता है, ये खर्चा करना ही पड़ता है, प्रोडक्टिव भी होता है, यूजफुल भी होता है। क्यों? क्योंकि जब तक आप ड्राइवर को सैलरी नहीं दोगे, ड्राइवर अपॉइंट नहीं करोगे, तब तक आपकी व्हीकल एक जगह से दूसरी जगह तक गुड्स को ट्रांसपोर्ट कैसे करेगी? सो ड्राइवर इज इंपॉर्टेंट फॉर दैट। समझ में आया? अच्छा, आपने कमोडिटीज को मैन्युफैक्चर तो करा लेकिन पैकिंग नहीं करा, तो ये भी सप्लीमेंट्री है। देखो, आपने टी शर्ट और शर्ट्स मैन्युफैक्चर करते हो, ठीक है। अब आपने शर्ट और टी शर्ट्स मैन्युफैक्चर तो कर दी, बना तो दी, स्टिच तो कर दी, लेकिन अगर उसको पैक नहीं किया तो क्या आपकी टी शर्ट्स बिकेंगी? नहीं। उसको पैक करना इंपॉर्टेंट है ना, उसकी फिनिशिंग करना इंपॉर्टेंट है, ठीक है कि नहीं है, उसकी लेबलिंग करना इंपॉर्टेंट है, उसको रैप करना इंपॉर्टेंट है, प्रॉपर उसका आइनिंग करके उसको पैक करके एक पॉली बैग में डालकर उसको आप बेचोगे ना। ऐसी कोई थोड़ी ऐसे खुली टी शर्ट बेचता है कोई, नहीं। तो जो देखो, मैन्युफैक्चरिंग का खर्चा अलग होता है लेकिन पैकिंग का खर्चा अलग होता है।
फिर भी तो वो दोनों जुड़े हुए हैं ना एक दूसरे, सप्लीमेंट्री, इसको बोलते हैं सप्लीमेंट्री डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। इज इट क्लियर एवरीबॉडी? Yes, ma'am. मैम। या ओके, तो ये था हमारा सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। ओके, इसके बाद है नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जिसे हम कहते हैं वैल्यू एनालिसिस। अच्छा, वैल्यू एनालिसिस का ना दूसरा नाम होता है वैल्यू इंजीनियरिंग। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है और बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल। अभी ना आप मुझे देखो, नाम से ही समझ में आ रहा है। आपको पता है पीएलसी क्या होता है? पीएलसी, आप मुझे बताइए पीएलसी क्या होता है? पीएलसी क्या होता है? प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में 4 स्टेजेस होती हैं, बिगनिंग, फिर उसके बाद ग्रूमिंग स्टेज, फिर डिक्लाइनिंग स्टेज, फिर आपका ग्रोथ के बाद डिक्लाइनिंग होता है, सॉरी, फिर ग्रोथ होता है, फिर डिक्लाइनिंग होता है। तो ये जो 4 स्टेजेस होती है ना प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की, आपने पढ़ा होगा प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, उसमें ये जो 4 स्टेजेस होती है ना, हर स्टेज में, हर स्टेज में पहली स्टेज इंट्रोडक्शन स्टेज, जो बिगिनिंग स्टेज होती है ना, आपने नया नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है मार्केट में, तो उसकी वैल्यू, जो आप खर्चा करते हो ना प्रोडक्ट के ऊपर, वैल्यू पे, उसकी वैल्यू पे, उसकी वैल्यू मतलब उसका क्वालिटी, उसका क्वांटिटी, उसका शेप, साइज, कलर, मतलब जैसे कंपनी, जैसे प्रोडक्ट चाहिए बाहर मार्केट में लोगों को, तो इंट्रोडक्शन स्टेज में आप जो खर्चा करते हो ना, फिर उसके बाद जब सेकेंड स्टेज पे आते हो आप, सेकेंड स्टेज क्या होता है? इंट्रोडक्शन के बाद आपका होता है थोड़ा प्रोडक्ट चलने पड़ा, चल पड़ा आपका प्रोडक्ट, ठीक है, थोड़ा नोन हो गया, नोन प्रोडक्ट बन गया। अब जब नोन बन गया, तब तब आपने थोड़ी सी वैल्यू में और इम्प्रूवमेंट किया, थोड़ी सी आपने अपनी प्रोडक्ट की वैल्यू में इम्प्रूवमेंट लाया, प्रोडक्ट की सर्विसेज अच्छी कर दी, प्रोडक्ट की क्वालिटी और अच्छी कर दी, तो उसकी वजह से आप ग्रोथ स्टेज पे चले गए, थर्ड स्टेज, मतलब आपकी कंपनी और बढ़ गई, आपका प्रोडक्ट और चलने लगा। अब तो आपके प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट की जरूरत भी नहीं है, जैसे रिलायंस, उसको एडवर्टाइजमेंट करने की भी जरूरत नहीं पड़ती है, टाटा बिरला, उनको एडवर्टाइजमेंट करने की भी जरूरत नहीं पड़ती है, माउथ पब्लिसिटी हो जाती है, ठीक है। तो ये होती है थर्ड स्टेज, ग्रोथ स्टेज। ग्रोथ स्टेज में क्या होता है ना, जब आपने अपनी वैल्यू को इंक्रीज किया ना, प्रोडक्ट की वैल्यू को, उसको बोलते हैं वैल्यू इंजीनियरिंग। मतलब आप हर स्टेज पे अपने प्रोडक्ट की थोड़ी वैल्यू बढ़ाई, फिर दूसरे स्टेज में आपने अपनी प्रोडक्ट की वैल्यू थोड़ी और इंक्रीज करी, इम्प्रूव करी, सर्विसेज को और अच्छा किया, फिर थर्ड स्टेज में और अच्छा किया। लेकिन एक स्टेज है ना ऐसी आती है कि आपका प्रोडक्ट यूज कर करके अब लोग बोर हो जाते हैं। कभी कभी है ना, कुछ कुछ ऐसे होते हैं जो ट्रेंडी, फैशन से रिलेटेड होते हैं, फैशन एंड ट्रेंड से। अब मैं प्लाजो पहन रही हूँ, पहन पहन के बोर हो गई, अब मुझे पैंट्स चाहिए, अब मुझे जीन्स चाहिए। देखो ये फैशन है ना, चेंज होता रहता है। तो ऐसे जो प्रोडक्ट्स होते हैं ना, एक टाइम के बाद है ना वो डिक्लाइन भी हो जाते हैं। डिक्लाइन मतलब उनकी लास्ट स्टेज आती है डिक्लाइनिंग स्टेज, डिक्लाइनिंग। फिर डिक्लाइनिंग के बाद अगर आपको उसमें चेंजेस कर रहे हो प्रोडक्ट में, कुछ और आपने नया प्रोडक्ट निकाल के दिया लोगों को, तो जाके डिक्लाइनिंग स्टेज के बाद वापस आपको ग्रोथ मिलेगी। इसको बोलते हैं वैल्यू एनालिसिस, या फिर इसका दूसरा नाम होता है वैल्यू इंजीनियरिंग। मतलब हर स्टेज पर आप है ना अपने फंक्शंस, अपने प्रोसीजर्स, अपने डिजाइन्स, अपने अपने ट्रेंड्स, अपनी क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए जो जो प्रोसेस यूज करते हो ना, उस प्रोसेस को बोलते हैं वैल्यू इंजीनियरिंग। मतलब आपके प्रोडक्ट की वैल्यू बढ़नी चाहिए एवरी स्टेज में। आया समझ में? पर इतनी वैल्यू नहीं Yes, बढ़ानी ma'am. है कि आपकी कॉस्ट इतनी ज्यादा बढ़ जाए कि लोग खरीद ना सके, वापस सेम पॉइंट। तो डेवलपमेंट स्टेज पे आप जब आते हो ना, तो कॉस्ट रिडक्शन करनी है आपको, क्योंकि आप डेवलपमेंट स्टेज पे आ चुके हो। अब आपको ये देखना है कि मुझे कॉस्ट कैसे रिड्यूस करना है और क्वालिटी कैसे मेंटेन करनी है। आया समझ में? इसको कहते हैं वैल्यू एनालिसिस। ओके, Yes, ma'am. ये सब कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, ये आप मतलब मेन हमारा काम क्या है इसमें समझना कि कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है। ये था हमारा वैल्यू इंजीनियरिंग। उसके कुछ स्टेप्स हैं, आप एवं ही रीड कर लीजिएगा, आपको चाहिए तो मैं फटाफट बता देती हूँ स्टेप्स क्या होते हैं वैल्यू इंजीनियरिंग के। पहला होता है सिलेक्ट द प्रोडक्ट फॉर इम्प्रूवमेंट। कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें आपको इम्प्रूवमेंट लानी है, ठीक है। अब वो जो आपने आपने जो प्रोडक्ट सिलेक्ट किया ना, उसके प्राइमरी फंक्शंस और सेकेंडरी फंक्शंस बताओ।
मतलब लोगों को इसमें क्या रोल क्या है ये प्रोडक्ट का, लोगों को इसमें से कौन सी ऐसी सेटिस्फैक्शन मिलती है जब वो खरीदते हैं। फैशन, वो कॉस्ट कम है इसके लिए खरीदते हैं, क्वालिटी अच्छी है इसलिए खरीदते हैं, कौन से फंक्शंस हैं, कौन सा रोल है जो ये प्रोडक्ट परफॉर्म करता है मार्केट में। क्या ये खाने का प्रोडक्ट है, क्या ये कंज्यूमेबल प्रोडक्ट है, ड्यूरेबल प्रोडक्ट है, पेरिशेबल प्रोडक्ट है। ये आपको प्राइमरी एंड सेकेंडरी फंक्शंस में डिवाइड करना है। उसके बाद एग्जामाइन करना है इसका एग्जिस्टिंग डिजाइन क्या है, मतलब हम ये प्रोडक्ट को कैसे बनाते हैं, कितनी क्वालिटी यूज होती है इसमें, क्या क्वालिटी का रॉ मटेरियल यूज होता है। ठीक है, हमको पता लगाना है कि इसका डिजाइन क्या है, एग्जिस्टिंग डिजाइन कौन सा है, जो चल रहा है ना वो प्रोसीजर क्या है। अच्छा, पता चल गया कि अब कैसी डिजाइन से ये प्रोडक्ट बनता है, तो अब उस पर डेवलपमेंट कैसे आ सकती है। आपने ना कंप्यूटर का एक सॉफ्टवेयर बनाया, अब आपने पता लगा लिया कि ये सॉफ्टवेयर बना कैसे था, अब उसी प्रोसेस में जाकर आप चेंजेस करते हो, अल्टरनेटिव डिजाइन बनाते हो, वो ही अलग अलग उसमें से और चीजें निकालते हो कि ये सॉफ्टवेयर और अच्छा कैसे बन सकता है, और सिक्योर्ड कैसे हो सकता है। जैसे गूगल पे, पेटीएम, ये सारे सॉफ्टवेयर बनाए गए। अब इनको मोबाइल एंड्रॉयड फोन्स और आईफोन में इनको इंस्टॉल करने के लिए प्रोसेस बनाया गया ना। अब वो प्रोसेस में अगर कोई दिक्कत आएगी तो आप डेवलपमेंट तो लाओगे ना उसमें। तो 4 स्टेजेस, डेवलपिंग द प्रोसेस, डेवलपिंग द डिजाइन। ठीक है। अच्छा, ऐसे आपको 3-4 डिजाइन बनानी है, फिर आपको अपने टॉप मैनेजर को दिखाना है, तो वो सिलेक्ट करेंगे बेस्ट डिजाइन, सबसे अच्छी डिजाइन कौन सी है वो सिलेक्ट की जाएगी। अच्छा, जो सिलेक्ट कर ली उसको इंस्टॉल किया जाएगा, इंस्टॉल मतलब एक्टिवेट किया जाएगा वो डिजाइन को। बोलते हैं ना, वो हमने सिलेक्ट कर लिया, अब ये इंस्टॉल हो गया, अब ये सॉफ्टवेयर चल पड़ा, बोलते हैं ना ऐसे। सो इंस्टॉलेशन ऑफ न्यू डिजाइन। नेक्स्ट इज ऑब्टेनिंग फीडबैक, मतलब कुछ लोगों से आप यूज करवा के देखो पेटीएम कैसा है, गूगल पे कैसा है, कुछ लोगों से आपने यूज करवा कर देखा, उनका फीडबैक आया, अरे भाई ये तो बहुत अच्छा है, घर बैठे बैठे मुझे बैंक जाने की जरूरत नहीं है, मुझे कहीं जाने की एटीएम तक जाने की जरूरत नहीं है, घर बैठे बैठे मैंने पेटीएम कर दिया, पैसे पहुंच गए मेरी मॉम के पास आउट ऑफ इंडिया में, या किसी और सिटी में बैठी है मेरी मॉम, तो पैसे पहुंचाने पेटीएम कर दो, गूगल पे कर दो, है ना। ऑब्टेनिंग फीडबैक, तो फीडबैक से पता चलेगा कि ये डिजाइन मेरा अच्छा है कि नहीं है, ये सॉफ्टवेयर मेरा अच्छा है कि नहीं है, ये प्रोडक्ट खाने में कैसा है, अच्छा है कि नहीं है। नेक्स्ट, मॉडिफाइंग द डिजाइन बेस्ड ऑन द फीडबैक। अगर आपका फीडबैक अच्छा नहीं आता है, समझो अब कुछ लोग बोलते हैं ये ना खाने में थोड़ा अजीब सा लग रहा है, थोड़ा कड़वा सा लग रहा है, या थोड़ा ठीक नहीं है, या फिर खाने के बाद मुझे स्टमक प्रॉब्लम हो गई, तो ये सारी चीजें हम लोग को देखकर मॉडिफाई करनी पड़ती है। मॉडिफाई मतलब चेंजेस, प्रोडक्ट में चेंजेस लाने पड़ते हैं। मेंटेनेंस ऑफ न्यू डिजाइन, अब जो न्यू डिजाइन आपने बनाई है, न्यू सॉफ्टवेयर बनाया है, उसको मेंटेन भी तो करना है, मेंटेन करना है ना, उसके बाद उसको उसके उसके ऊपर काम करना है मेंटेनेंस का, कि ये प्रोडक्ट खराब नहीं होना चाहिए, कितने समय तक ये प्रोडक्ट चलेगा, उसकी एक्सपायरी चेक करना। सो ये भी तो मेंटेनेंस के अंडर में आ गया। लोगों को इन्फॉर्म करना कि ये प्रोडक्ट हाइजीनिक है कि नहीं है, कितने समय तक ये खाना हाइजीनिक है। सो इट ऑल कम्स अंडर मेंटेनेंस। नेक्स्ट इज प्रोटेक्शन। अब जो आपके पास इंस्टॉल्ड डिजाइन हो गई ना, उसको प्रोटेक्ट करना। कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हो, कोई चोरी नहीं करे आपके डिजाइन की, कोई आपका सॉफ्टवेयर का प्रोसेस चोरी नहीं करे, कोई आपने जो प्रोडक्ट बनाया है, सोप बनाया है, तो वो सोप कैसे बनाया, वो शैम्पू कैसे बनाया, वो इंग्रेडिएंट कैसे, क्या क्या इंग्रेडिएंट्स डाले थे, वो कोई चोरी ना कर सके, तो उसके लिए आप उसको कैसे प्रोटेक्ट करते हो। पेटेंट्स, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट। 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 यस। सो लास्ट स्टेप होता है उसके ऊपर कॉपीराइट डाल देना कि ये मेरी चीज है, आप इसको कॉपी नहीं कर सकते, प्रोटेक्ट कर दिया मैंने उसको, किसी और के हाथ में ना जाए वो। जैसे अनऑथोराइज्ड चेंजेस नहीं होनी चाहिए उसके ऊपर, मतलब कोई और मेरे से बिना पूछे चेंजेस नहीं करना चाहिए मेरे प्रोडक्ट की क्वालिटी में। अनऑथोराइज्ड चेंजेस नहीं हो, इसके लिए मुझे प्रोटेक्शन देनी पड़ती है प्रोडक्ट को, डिजाइन को, सॉफ्टवेयर को, इंस्टॉलेशन को। तो वो प्रोटेक्शन देने के बहुत सारे मेथड्स होते हैं, पेटेंट्स, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, रजिस्ट्रेशन। सो ये सब आपको करवाना पड़ता है। ये था आपका वैल्यू इंजीनियरिंग, मतलब जो प्रोडक्ट के ऊपर हर स्टेज में वैल्यू को इंजीनियर, मतलब आप एनालिसिस करके उसमें चेंजेस लाकर, इम्प्रूवमेंट लाकर प्रोडक्ट को नए तरीके से प्रेजेंट करते हो ना मार्केट में, उसके ये स्टेप्स हैं। इज इट क्लियर एवरीबडी? यस मैम।
ओके, यस मैम। गुड। चलो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे आते हैं, एंड नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। बहुत सिंपल, बहुत पुराना कॉन्सेप्ट, बहुत वेल नोन कॉन्सेप्ट है ये TQM। आपको पता होगा ये TQM क्या है, नहीं भी पता हो तो मैं बता रही हूँ। डॉक्टर एडवर्ड डेमिंग ने ये TQM कॉन्सेप्ट डेवलप किया था। जापानीज कॉन्सेप्ट है ये। किसने इन्वेंट किया था? प्रोफेसर डॉक्टर एडवर्ड डेमिंग, फादर ऑफ TQM। इसे फादर ऑफ TQM बोला जाता है क्योंकि इन्होंने ये इन्वेंट किया था। जापानीज कॉन्सेप्ट है, 1960 में ये इन्वेंट हुआ था। ठीक है। अब इस TQM, अब है ना, आपको नाम से ही समझ में आ रहा है, नाम ही सब कुछ बता देता है। टाइटल, इसका टाइटल क्या है? टोटल क्वालिटी। क्वालिटी मैनेजमेंट। हाँ, मतलब हमारे जो कस्टमर्स है ना, वो प्रोडक्ट से कब सेटिस्फाइड होंगे? जब उसकी प्राइस क्वालिटी। नॉमिनल होगी। हाँ, प्राइस नॉमिनल होगी और क्वालिटी अच्छी होगी। तो आपको क्वालिटी को मैनेज करना पड़ता है प्राइस के साथ। मतलब कस्टमर प्राइस जो भरता है उसमें कस्टमर को क्या क्वालिटी मिल रही है, वो दोनों बैलेंस करके चलना, उसे कहते हैं टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। दोनों चीजें बैलेंस होनी चाहिए, तभी तो आप कस्टमर फ्रेंडली प्रोडक्ट बनाते हो ना, कस्टमर फ्रेंडली सर्विसेज बना सकते हो। कस्टमर फ्रेंडली मतलब कस्टमर के हिसाब से। तो कस्टमर फ्रेंडली प्रोडक्ट तो वो होता है जिसमें प्राइस कस्टमर के बजट में बैठे और क्वालिटी कस्टमर के सेटिस्फैक्शन में बैठे, उसे कहते हैं। उस कॉन्सेप्ट को बोल, ये कॉन्सेप्ट किसने बनाया था? एडवर्ड डेमिंग ने। इस इन्होंने बताया था, ये प्रोफेसर डॉक्टर एडवर्ड डेमिंग ने बताया था कि ये जापानीज कॉन्सेप्ट है। हाँ, इन्होंने बताया था ये कस्टमर फ्रेंडली प्रोडक्ट कैसे बना सकते हैं, कौन सा प्रोसीजर यूज होता है इसमें। ठीक है, वो नीचे प्रोसेस भी बताया। देखो, प्रोसेस को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। पहले तो क्वालिटी प्रोसेस को चेक करो, कस्टमर सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है। उसके बाद मैनेजमेंट प्रोसेस को चेक करो कि क्या हमारी जो क्वालिटी है, क्या जो हमारा वैल्यू है, जो जो हमारी कंपनी की गुडविल है, जो क्वालिटी है, वो मेंटेन हो रही है एवरी लेवल पे, इम्प्रूव हो रही है मेरी कंपनी एवरी लेवल पे, कि रिड्यूस होता जा रहा है मेरा कंपनी का गुडविल, मेरी कंपनी की क्वालिटी, मेरे प्रोडक्ट का गुडविल, मेरे प्रोडक्ट की क्वालिटी, ये चेक करना। सेकेंड प्रोसेस। थर्ड प्रोसेस पीपल प्रोसेस। पीपल मतलब एम्प्लॉइज। मतलब सिर्फ कस्टमर इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं आपकी कंपनी के लिए, पीपल इज ऑल्सो एम्प्लॉय, पीपल इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। ना हु आर द पीपल फॉर द कंपनी? एम्प्लॉइज। कि एम्प्लॉइज। क्या आपके एम्प्लॉइज कमिटमेंट देकर कमिटेड हैं आपकी जॉब को, अपनी जॉब को लेकर, अपने काम को लेकर डेडिकेटेड हैं? और अगर नहीं है तो रीजंस पता लगाओ। रीजंस पता लगाते हैं ना, तब पता चलता है। एम्प्लॉय से हम पूछने जाते हैं, वो फीडबैक फॉर्म भरवाते हैं आजकल हर कंपनी है ना, एम्प्लॉय से फीडबैक फॉर्म भरवाती है। फीडबैक फॉर्म में लिखा होता है क्या आप सेटिस्फाइड है अपने नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स से? एम्प्लॉय बोलता है यस, तो अच्छी बात है, कंपनी का नाम अच्छा होगा। क्या आप सेटिस्फाइड है जो आपको सैलरी मिलती है? एम्प्लॉय बोलेगा नो, तो आपको पता तो लगाना है कि क्यों ये अनसेटिस्फाइड है सैलरी से। मतलब आप काम ले रहे हो 8 घंटे का और सैलरी दे रहे हो 6 घंटे की, तो बराबर नहीं है ना, ये कस्टमर अनसेटिस्फाइड रहेगा। सॉरी, कस्टमर नहीं, एम्प्लॉयज। तो हम यहाँ पर है ना, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट में टोटल पूरी कंपनी को इंपॉर्टेंस देते हैं, ना कि सिर्फ मेरे कस्टमर्स को। समझ में आया आपको? ये प्रोसेस से समझ में आ गया। ये देखो, प्रोसेस में तीनों प्रोसेस आ गया। क्वालिटी मतलब प्रोडक्ट, प्रोडक्ट जुड़ा होता है कस्टमर्स के साथ। मैनेजमेंट मतलब कंपनी कैसे चल रही है, हर लेवल पे इम्प्रूव कर रही है कि नहीं। और लास्ट पीपल प्रोसेस, मतलब कंपनी में जो लोग काम कर रहे हैं, क्या वो सेटिस्फाइड है, क्या वो कमिटेड है, डेडिकेटेड है। ठीक है, तो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट इसके लिए बात कर रहे हैं। अब आप पढ़ेंगे ना तो आपको समझ जाएगा। देखो, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट वाज डेवलप्ड इन जापान इन 1960 बाय प्रोफेसर डॉक्टर डब्ल्यू एडवर्ड डेमिंग। He was termed as father of TQM, and he wrote that, उन्होंने क्या लिखा था? It will not be just sufficient to have customers that are merely satisfied। मतलब सिर्फ इतना काफी नहीं है कंपनी के लिए कि कस्टमर सेटिस्फाइड है, लेकिन ये भी तो हो सकता है ना कि कस्टमर सेटिस्फाइड तो है लेकिन वो फिर भी स्विच कर गया। अनहैप्पी कस्टमर स्विच कर जाते हैं। स्विच कब करते हैं? कब मेरी प्रोडक्ट, मेरे कंपनी का प्रोडक्ट छोड़ के कब वो स्विच करते हैं? जब मेरी कंपनी का प्रोडक्ट, कभी कभी वो सेटिस्फाइड भी होते हैं बट स्टिल वो स्विच कर जाते हैं। लिखा हुआ है, अनफॉर्चुनेटली अ सेटिस्फाइड कस्टमर में ऑल्सो स्विच। स्विच मतलब वो मेरी कंपनी का, समझो आईफोन खरीदता था वो पहले,
पर अब आईफोन को छोड़ के वो एंड्रॉइड फोन खरीदने लगा, तो कुछ तो प्रॉब्लम दिखाई दी होगी ना उसको। ऑल्दो वो सेटिस्फाइड था, यस आईफोन उसको अच्छा लग रहा था, बट स्टिल वो स्विच कर गया। तो क्या रीजन है? वो नहीं होने चाहिए, वो प्रोसेस में से हमारे लूप होल्स निकालने हैं, वो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट बताते हैं। आया समझ में? द कस्टमर यस बूस्ट, मैम हाँ, अबाउट योर सर्विसेज एंड प्रोडक्ट दैट ब्रिंग फ्रेंड्स विद देम। ऐसे कस्टमर्स, ऐसा प्रोसेस आपको बनाना है, ऐसी क्वालिटी मैनेजमेंट आपकी होनी चाहिए, सो दैट आपके जो कस्टमर्स है ना, इनफैक्ट वो माउथ पब्लिसिटी करनी चाहिए और अपने फ्रेंड्स को लेकर आने चाहिए। ये कॉन्सेप्ट यूज किया गया एडवर्ड डेमिंग के थ्रू, जिसको बोलते हैं टीक्यूएम। और इस टीक्यूएम में 3 डिफरेंट प्रोसेसेस बनाए गए, 3 क्वालिटी प्रोसेस जिसमें क्वालिटी इंप्रूवमेंट की जाएगी कस्टमर को खुश करने के लिए, मैनेजमेंट प्रोसेस कंपनी का गुडविल मेंटेन करने के लिए, और पीपल प्रोसेस मतलब एम्प्लॉयज को सेटिस्फाई करने के लिए पीपल प्रोसेस बनाया गया। इज इट क्लियर? मैम, ऑन द कॉन्ट्री वाला लाइन आपने नहीं एक्सप्लेन किया। जी फिर से बोलो। ऑन द कॉन्ट्री लिखा है ना मैम टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट में। हाँ, ऑन द कॉन्ट्ररी दैट मतलब ये मैं बता रही थी आपको कि सेटिस्फाइड कस्टमर होता है ना, तो वो भी छोड़ के जा सकता है। तो वही आपके लिए क्या आगे बताया, ऑन द कॉन्ट्ररी दैट ही कुड नॉट लूज मच एंड माइट गेन प्रॉफिट दैट कम्स फ्रॉम रिपीटेड कस्टमर्स। मतलब आपको कोशिश ये करनी है, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट में ये लिखा हुआ है कि आपका प्रोसेस ऐसे होना चाहिए कि बेशक आपके पास रिपीटेड कस्टमर्स आ रहे हैं, सेम सेम कस्टमर्स आ रहे हैं, लेकिन प्रॉफिट्स तो मेंटेन हो, कस्टमर चला नहीं जाना चाहिए। इनफैक्ट रिपीटेड कस्टमर्स अच्छे होते हैं, क्यों? क्योंकि रिपीटेड कस्टमर से पता चलता है कि ये कस्टमर लॉयल है कि नहीं है। आया समझ में? फिर आगे उन्होंने बोला है यस कि ये वही रिपीटेड कस्टमर्स होते हैं जो आगे चल के अपने नए फ्रेंड्स फैमिली मेंबर्स को लेकर आते हैं और बोलते हैं इसी कंपनी का प्रोडक्ट खरीदो, ये बहुत बढ़िया है ना? तो मैं यस वही बता रही थी, यस वो रिपीट, वो अलग अलग वे में वो रिपीट करते हैं ना पॉइंट्स को, तो मैं, मुझे पता होता है वो, मैं छोड़ देती हूँ रीड करने के टाइम पे, ठीक है ना? पर जब आप ओके रीड करोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा, है ना? यस ओके, सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ टीक्यूएम। इसका प्रोफेसर का नाम जरूर याद रखिएगा, प्रोफेसर डॉक्टर एडवर्ड डेमिंग, क्योंकि स्पेशली दिया हुआ है तो ये ना पूछते भी हैं, हाँ, एमसीक्यूज में। टीक्यूएम कॉन्सेप्ट में ना पूछा जाता है कि कौन सा कॉन्सेप्ट है, जापानीज कॉन्सेप्ट है, ये किसने इन्वेंट किया था, प्रोफेसर डॉक्टर डब्ल्यू एडवर्ड डेमिंग, ठीक है? और इस प्रोसेस में कितने प्रोसेसेस होते हैं टीक्यूएम मैनेजमेंट में? 3 प्रोसेस होते हैं, क्वालिटी, मैनेजमेंट, पीपल। सो इनमें से कोई एक करेक्ट वाला आ सकता है, या ये तीनों आएंगे, नीचे लिखा होगा ऑल ऑफ अबव, सो यू हैव टू सिलेक्ट ऑल ऑफ अबव, ठीक है ना? ये टीक्यूएम के बारे में और बहुत कुछ लिखा हुआ है, इसके फीचर्स लिखे हुए हैं, ये इतना ज़्यादा हमको डिटेल में नहीं जाना है, ठीक है? ये 6, हाँ, ये मुझे बताना पड़ेगा। टीक्यूएम में 6 सीज एंड 4 पीस टीक्यूएम में डाले जाते हैं। अब ये 6 सीज क्या होते हैं? 6 सीज मतलब सी 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 दिख रहा है आपको? कमिटमेंट, कल्चर, कंटिन्यूअस यस इम्प्रूवमेंट, सी सी Yes, सी yes, सी। ma'am. तो ये मतलब इन शॉर्ट में आपको बता दूं, ये टीक्यूएम में ना 6 सीज और 4 पीस होंगे ना, तो टीक्यूएम प्रोसेस सक्सेसफुल। मतलब आपने जो ये टीक्यूएम मैनेजमेंट, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का सिस्टम, अप्रोच, अगर आपने ये अप्रोच यूज करना है अपनी कंपनी में, और अगर आपने ये प्रोसेस को 6 सीज और 4 पीस के साथ एसोसिएट कर दिया, जोड़ दिया, तो आपका प्रोसेस सक्सेसफुल हो जाएगा। बोलते हैं ना ऑपरेशन सक्सेसफुल गया। सो दिस मैनेजमेंट प्रोसेस विल गो सक्सेसफुल ओनली इफ यू एसोसिएट दैट प्रोसेस विद 6 सीज एंड 4 पीस। सबसे पहले तो कमिटमेंट, एम्प्लॉयज का कमिटमेंट, कल्चर, आपकी कंपनी का कल्चर अच्छा होना चाहिए, वर्क कल्चर, कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट होना चाहिए। ऐसे नहीं आपने प्रोडक्ट में इंप्रूवमेंट कर दिया, आप छोड़ दिया, सालों साल कुछ भी नहीं किया प्रोडक्ट को, ऐसे नहीं चलेगा। इम्प्रूवमेंट करते रहना पड़ेगा। कोऑपरेशन, आपकी कंपनी का एक दूसरे में डिपार्टमेंट्स में कोऑपरेशन चाहिए, कस्टमर फोकस चाहिए, मतलब कस्टमर आपके साथ लॉयल है कि नहीं है, और अगर लॉयल नहीं है तो क्यों नहीं है, क्यों डिससैटिस्फाइड हो गया कस्टमर, उसके रीजंस निकालना। कंट्रोल, आपकी कॉस्ट पे कंट्रोल होना, इतनी ज्यादा कॉस्ट नहीं बढ़ानी है कि आपका प्रोडक्ट खरीदने लायक ही ना रहे। ओके, 4 पीस, ये तो थे 6 सीज, अब 4 पीस क्या है? 4 पीस है ना, लोगों पे, लोगों के पे लोगों पे ऊपर टारगेट करते हैं, मतलब पीपल, एम्प्लॉयज को, कस्टमर्स को, मैनेजमेंट को खुश रखना, मतलब सेटिस्फाइड रखना।
नेक्स्ट आपका प्रोसेस, आपका जो प्रोडक्ट बनाने का प्रोसेस है ना, डिजाइन है, उसको मेंटेन करना, उस प्रोडक्ट को मतलब डिजाइन को एलिमिनेट नहीं करना आपको, या नीचे नहीं लाना है, इनफैक्ट वो प्रोसेस को अपग्रेड करना है। बोलते हैं ना आईफोन में अब क्या अपग्रेड हुआ, कैमरा के अलावा और मॉडिफाई। क्या अपग्रेड। हाँ, मतलब आप अपग्रेडेशन कैसे लाते हो अपने प्रोसेस में, अपनी डिजाइन्स में। जो आईफोन का कलर था, वो डिजाइन था, जो शेप था, जो स्लीकनेस थी उसकी, जो मोटा था वो स्लीक हो गया, तो उस प्रोसेस को मैंने क्या अपग्रेड किया। प्रॉब्लम, नेक्स्ट इज प्रॉब्लम। प्रॉब्लम मीन्स जो कंपनी में ना प्रॉब्लम्स आती हैं प्रोडक्ट बनाने के टाइम पे, वो प्रॉब्लम्स को एलिमिनेट करना, निकालना, उन प्रॉब्लम्स को प्रोसेस में से निकालना, उसको बोलते हैं 4 P's में से वन ऑफ द P इज प्रॉब्लम। नेक्स्ट इज प्रिपरेशन, प्रिपरेशन फॉर द नेक्स्ट व्हाट टू से नेक्स्ट क्वालिटी, नेक्स्ट वैल्यू, वैल्यू क्या कैसे लानी है, नेक्स्ट प्रोडक्ट मुझे कैसा मार्केट में नया लाना है, या नेक्स्ट इनोवेशन क्या देनी है मुझे प्रोडक्ट में, उसके लिए प्रिपरेशन करना। समझ में आया सबको ये 6 C's एंड 4 P's? यस मैम। Yes, ma'am. यस मैम। तो ये था हमारा TQM, दैट्स इट। इसके अलावा TQM में कुछ नहीं है और हमारा चैप्टर फिनिश, अवर चैप्टर इज ओवर। सो डू यू हैव एनी अदर डाउट प्लीज, आप एक 5 मिनट ले लीजिए और मुझे बताइए कुछ डाउट्स हो तो। यहाँ से मैं आपको थोड़ा रोटेट कर आकाश करके सर मैं का आपको लेक्चर है बताती ना हूँ। अभी? हाँ जी, एक मिनट, जस्ट गिव मी अ मिनट, हाँ जस्ट अ मिनट। कितने कॉन्सेप्ट्स किए? TQM, वैल्यू एनालिसिस जिसको वैल्यू इंजीनियरिंग भी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद कॉस्ट रिडक्शन, ठीक है, जिसमें टीपीएम भी क्या? हाँ, TPM, TPM, BRM, एनर्जी ऑडिट, ठीक है। एनर्जी ऑडिट से पहले हमने BRM किया था बेनिफिट्स। शायद। हाँ, TPM दैट इज टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस, ठीक है, ये मशीन्स और इक्विपमेंट से रिलेटेड होता है, इफ यू रिमेंबर। एंड वी हैव डन बिजनेस यस। प्रोसेस री इंजीनियरिंग, इसमें प्रोसेस री इंजीनियरिंग मतलब आपने जो डिजाइन बनाई है उसको रीडिजाइन किया जाता है क्वालिटी मॉडिफिकेशन। इंप्रूवमेंट के लिए, या कोई भी चीज, क्वालिटी नहीं सिर्फ प्रोडक्ट में कुछ भी चीज है, कोई भी चीज खराब हो गई है तो उसको इम्प्रूवमेंट लाने के लिए हम बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग के अंडर में जाते हैं। और हमने वेस्ट का किया था, वेस्ट के टाइप्स 7 टाइप्स किए थे वेस्टेज के, याद है? ये रहा, ओवर यस। प्रोडक्शन, ट्रांसपोर्टेशन, मोशन, वेटिंग, ओवर प्रोसेसिंग, इन्वेंट्री एंड डिफेक्ट्स एंड रीवर्क। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट्स थे जो हमने इस चैप्टर में पूरे किए। सो सी इफ यू हैव एनी डाउट वी कैन कंटिन्यू इन द नेक्स्ट लेक्चर विद डाउट्स। आप रीड कीजिए, डाउट्स निकालिए। आज के लिए आई थिंक इट्स इनफ, मतलब हमारा ये फर्स्ट चैप्टर फिनिश हुआ। ओके ओके मैम। या